नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसकेसी डिफेंस एकेडमी के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो मैं हूँ आपका हिस्ट्री टीचर हिमांशु योगी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य के अंदर आपको मैंने कल पढ़ाया था कि उसके जो साहित्यिक स्रोत, उसके बाद में उसके पुरातात्विक स्रोत, उनके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। कल मैंने तुम्हें पढ़ाया स्तंभ लेख, अभिलेख, दिल्ली डोगरा, दिल्ली मेरठ और जो भी है ये सारे अभिलेख मैंने तुम्हें और स्तंभ लेख मैंने तुम्हें पढ़ाए थे। तो आज हम पढ़ेंगे इनके राजनीतिक कार्य या फिर ये कौन कौन से राजा रहे थे वो। सबसे पहले नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को ही पढ़े। तो मौर्य की तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप सबको पता है कि हमें जो बातें पता है, इनका जन्म का हमें नहीं पता है, पर हमें इतना पता है कि 322 ईसा पूर्व के अंदर ये क्या बने थे, राजा बने थे। और इनका राजकाट कितने तक चला था, 298 ईसा पूर्व तक। अब इनके बारे में क्या बोलता है कि चाणक्य ने इनको 1000 कांस्यार्पण में खरीदा। मतलब कि ये क्या, ये गुलाम थे पहले किसी शिकारी के, तो उस शिकारी से ना 1000 कांस्यार्पण ने किसमें खरीद लिया था, चाणक्य ने खरीद लिया था 1000 कांस्यार्पण उसको देके। और उसके बाद में ना इनको राजा बनाने की ट्रेनिंग थी। उसके बाद में इनको पढ़ाया लिखाया भी था। इनकी शिक्षा हुई थी तक्षशिला में इनको पढ़ाया गया, क्योंकि अगर कोई बंदे को राजा बनाना है तो उसको सबसे पहले नॉलेज तो होना चाहिए ना, क्या होता है क्या नहीं। उसके बाद में इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे भद्रबाहु जो कि जैनी गुरु थे, भद्रबाहु। और ये जैन धर्म के अनुयायी भी थे। जैन धर्म के अनुयायी थे। गुरु का नाम था भद्रबाहु। शिक्षा इनकी तक्षशिला में हुई। चाणक्य ने इनको 1000 कांस्यार्पण देकर खरीदा था। अब इसके बाद में देखें तो चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, चंद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का, चंद्रगुप्त को भारत का एंड्रोक्रास्ट व सेड्रोक्रास्ट भी कहा जाता है। एंड्रोक्रास्ट व सेड्रोक्रास्ट भी कहा जाता है। और इनके बारे में मिलता है कि एक व्यक्ति था जस्टिन। उन्होंने ना इनकी सेना को कहा है कि ये ना लुटेरों की सेना, लुटेरों की या फिर डाकुओं की सेना, एक जस्टिन नाम के इतिहासकार है। उन्होंने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की या डाकुओं की सेना कहा है। उसके बाद में एक बात करें तो भारत के पहले स्वतंत्रता संग्रामी भी कहा गया है। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्रामी व पहला मुक्तिदाता कहा गया है। उसके बाद में एक और इतिहासकार है जिनका नाम है प्लूटोक ने ये कहा है, प्लूटोक ने कहा कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर भारत को रौंद डाला। अभी ये बातें लिखने की है, अभी तुमको एक्सप्लेन भी करूंगा मैं सारी। और इन्हें प्रथम नायक भी कहा गया है, प्रथम नायक। और इन्होंने है ना 322 ईसा पूर्व के अंदर धनानंद को पराजित कर राजा बने। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य है, 322 ईसा पूर्व के अंदर राजा बने थे, 298 ईसा पूर्व के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी।
चाणक्य ने इनको 1000 काश्यार्पण में खरीदा था। सबको मैंने स्टोरी बताई थी कि एक शिकारी था, वो शिकारी था, शिकारी का गुलाम वो था चंद्रगुप्त था। वो चंद्रगुप्त को किसने देखा? चाणक्य ने देखा, और जब देखा तो उसको क्या किया? खरीद लिया, क्योंकि उसको वो क्वालिटी नजर आई एक राजा वाली। किसके अंदर? चंद्रगुप्त के अंदर। किसको नजर आई? चाणक्य को नजर आई, इसलिए 1000 काश्यार्पण में उसे खरीद लिया। उसके बाद में चंद्रगुप्त को शिक्षा प्रदान की गई, शिक्षा प्रदान कराई गई उनको तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में इनके गुरु थे जैन मुनि भद्रभाव, और जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को भारत का एड्रोक्रास्ट भी कहा जाता है। जस्टिन नाम का एक इतिहासकार है जिसने ना चंद्रगुप्त की सेना को क्या कहा है? डाकुओं का गिरह या फिर लुटेरों की सेना कहा है। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्रामी किसे कहा गया? चंद्रगुप्त को कहा गया। भारत का पहला मुक्तिदाता भी चंद्रगुप्त को कहा गया, और भारत का पहला शासक भी चंद्रगुप्त को ही कहा गया है। प्लूटोको ने कहा कि चंद्रगुप्त 6 लाख की सेना लेकर भारत को रोन डाला। यहाँ पे भारत को रोन डालने से मतलब ये है कि उन्होंने पूरा भारत जीत लिया था। ऐसा कोई जनपद, कोई महाजनपद नहीं था जो उनके अंडर में नहीं आता था। उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो वर्चस्व था वो मगध साम्राज्य का था। मगध महाजनपद का था। मगध महाजनपद के अंदर कौन था? मौर्य साम्राज्य। इसीलिए हमें कालांतर में उतनी महाशक्ति किसी भी महाजनपद में नहीं मिलती है जितनी की मगध महाजनपद में मिलती है, इसीलिए हम इसको पढ़ते भी हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मतलब एक डोर के अंदर बांधा था पूरे हिंदुस्तान को, मतलब पहले अलग अलग थे। अब यहाँ पे जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर गांधार वगैरह से लेके बंगाल की खाड़ी तक सबको एक सूत्रधार में बांधा था, तो वो किसने बांधा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बांधा था। सर्वप्रथम जो राजा था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े काम किए, इन्होंने जनता के लिए काम किया। और इनके जो समकालीन जो राजा थे, जैसे बाहर के राजा थे सेल्यूकस, जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो सिकंदर का एक थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने जब ना वहां पे उत्तराधिकारी बना, सेल्यूकस निकेटर ने जब वो कमान संभाली तो उसके साथ भी इनके संबंध बढ़िया थे। इनके पारिवारिक संबंध भी थे। और सेल्यूकस की जो बेटी थी हेलेना, उसकी शादी किसके साथ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व के अंदर सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था युद्ध के अंदर। उसके बाद में उसकी बेटी का क्या हुआ कि विवाह हो गया हेलेना का चंद्रगुप्त के साथ में, और ये पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और इसके बाद में मैं आपको बताऊं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी भेंट किए थे सेल्यूकस निकेटर को। और सेल्यूकस निकेटर ने ना अपना एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज, और 4 प्रांत भेंट किए थे किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, सेल्यूकस निकेटर ने। अब चलो अपन ये जो मैंने बातें तुम्हें वर्बली बताई ये भी पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है इतिहास की दृष्टि से मौर्य साम्राज्य, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वो लगभग यहीं से पूछे जाते हैं। हरियन डेंसिटी पूछ लेगा, नंदवंश पूछ लेगा, इनमें से ये पूछेगा कि स्थापना किसने की, लास्ट शासक कौन था, या फिर कोई मंदिर अगर इन लोगों ने बनवाया है जो कि काफी फेमस है। ये सब मंदिर अगर किसने बनवाया तो वो मंदिर वाले टॉपिक्स के अंदर आता है ना। इसके अंदर तो मोटा मोटा इनका कार्यकाल वगैरह ही आता। अब देखो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के बाद उत्तराधिकारी बना। मतलब कि सेल्यूकस निकेटर उस टाइम पे राज के अंदर आ गया था। उसके बाद में बताऊं तो चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व के अंदर हरा दिया। उसके बाद में क्या मिलता है कि इसका सेल्यूकस की बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ। इस वक्त चंद्रगुप्त पहले से भी शादीशुदा है दुर्धरा के साथ, चंद्रगुप्त से हुआ। इस दौरान पहला अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल
चौथा इंटरनेशनल ट्रीटी या फिर संधि, इंटरनेशनल संधि हुई। हाँ देखो क्या है, इस दौरान इंटरनेशनल विवाह मतलब पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह भी हुआ था भारत के अंदर, किसके साथ, हेलेना और चंद्रगुप्त का। और इंटरनेशनल संधि मतलब इनके बीच में जब संधि हुई है तो भाई सेल्यूकस निकेटर बाहर का आदमी, अंतरराष्ट्रीय संधि हुई है। और इसके बदले में क्या है, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए, चंद्रगुप्त ने 500 हाथी भेंट दिए, हाथी भेंट दिए तथा सेल्यूकस ने 4 प्रांत भेंट दिए। सेल्यूकस ने, लिखते रहना, सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत नियुक्त किया था इसके कोर्ट में किया, जिसका नाम क्या है, मेगास्थनीज। और इसकी रचना क्या है, पुस्तक का नाम क्या है, इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। हाँ देखो, सेल्यूकस निकेटर जब भारत की ओर वापस आया, जब वो मगध की तरफ आया था तो उसने क्या कर रखा है, एक ऐसा स्टोरी में मिलता है कि उसने एक जगह डेरा डाल रखा था। और उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर था। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पड़ती है, गांधार के अंदर। जब गांधार के अंदर था ना, तभी है ना ये इसने क्या किया था कि उस तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ऐसा बोलते हैं कि भाग के आ गए थे, क्योंकि ना जब अंग्रेजों ने जब ये लगाया था ना पांडाल, तो वहां से बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही थी। और अपने दोस्तों के साथ जब वो खाना खाने आए, वहां पे घुस गए चोरी से, तो है ना, ऐसे तो कोई बढ़ने नहीं देगा, घुसे होंगे चोरी से, तो है ना इनको क्या करते हैं कि सेल्यूकस के सेनापतियों ने पकड़ लिया था, ऐसा माना जाता है। फिर इनको जब सेल्यूकस के सामने पेश किया गया तो उनको, जब ये उनके बीच में बात हुई ऐसे ना, मतलब इनका जब वाद विवाद हुआ ना, तो उनको ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत ही खतरनाक पर्सनैलिटी है, ये तो बिल्कुल राजा के जैसे बातें करता है, ऐसे करता है। और बाद में इनको पता चलता है कि ये वही राजा ही है, और इसका नाम क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद में ना इनकी ये सारी बातचीत होती है, और उसके बाद में ना विवाह हो जाता है हेलेना का। और हेलेना को पहले ही देख लेता है चंद्रगुप्त, ऐसा भी उस स्टोरी के अंदर होता है। अलग अलग कहानियां मिलती है इतिहास के अंदर, बहुत बड़ा इतिहास है। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के बाद उत्तराधिकारी बना। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व के अंदर हरा दिया था। सेल्यूकस की बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ। जब सेल्यूकस की बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ तो यह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ। उसके बाद में पहली अंतरराष्ट्रीय संधि भी सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के मध्य ही हुई थी। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी भेंट दिए थे और सेल्यूकस ने 4 प्रांत भेंट दिए थे। सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत अपॉइंट किया था इनके यहाँ पे, उसका नाम था मेगास्थनीज, और इसकी रचना का नाम है इंडिका। यहाँ पे जब सेल्यूकस का हेलेना से, मतलब चंद्रगुप्त का जब हेलेना से विवाह होता है तो चंद्रगुप्त पहले से भी शादीशुदा थे। पहली से इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था दुर्धरा उसका नाम था। अब और बातें इनके बारे में मिलती है कि ये सब होने के बाद में, ये मैं मिटा रहा हूं ना, ईसा पूर्व के अंदर ये कहां चले जाते हैं, श्रवण बेलगोला। 298 ईसा पूर्व के अंदर ये श्रवण बेलगोला चले जाते हैं। श्रवण बेलगोला चले जाते हैं। मतलब क्या होता है श्रवण बेलगोला का? श्रवण बेलगोला का होता है कि मतलब संन्यास की ओर या फिर समाधि लेते हैं ना जो, उसकी ओर चले जाते हैं। श्रवण बेलगोला मतलब अंदर आता है निर्जल व बिना अन्न के व्यक्ति रहता है, बिना अन्न। अब बिना अन्न के रहेगा, बिना जल के रहेगा तो व्यक्ति की वैसी मृत्यु हो जाएगी। और इन्होंने 298 ईसा पूर्व में जब ये श्रवण बेलगोला गए थे तो इन्होंने किससे आज्ञा ली थी अपने जैन गुरु भद्र भाव से। उसके बाद में एक और इनके बारे में क्या मिलते हैं कि जब इन्होंने सौराष्ट्र जीता,
सौराष्ट्र, पहले सौराष्ट्र था, अब सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र जीता। जब इन्होंने सौराष्ट्र जीता, जब इन्होंने सौराष्ट्र जीता ना, तो उसके बाद में ना एक गवर्नर था सौराष्ट्र का जिसका नाम था पुष्पगुप्त। उसकी सहायता से क्या किया, सहायता से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। हाँ देखो 298 ईसा पूर्व के अंदर सरन बेलगोला चले गए थे अपने गुरु भद्रभाव की आज्ञा से। उसके बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है और सौराष्ट्र जीता था इन्होंने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सौराष्ट्र जीता तो वहां के गवर्नर थे पुष्पगुप्त, उनकी सहायता से इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुदर्शन झील, इसका काफी क्वेश्चन आता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। किसकी सहायता से, पुष्पगुप्त की सहायता से। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो कौन आएगा, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार। अब हमें मौर्य वंश के दूसरे महत्वपूर्ण राजा का नाम मिलता है बिंदुसार पुत्र किसके थे, बिंदुसार पुत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के। इनका राज कब से कब तक चलता है, 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक चलता है, यानी कि 25 साल इनका राज चलता है। 25 साल इनका राज चलता है। 25 साल के अंदर इन्होंने देखे कि इनके पिता का नाम देख लो पहले, इनके जीवन पिता चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद माता दुर्धरा, मैंने एक पुस्तक के अंदर कहीं पे पढ़ा था कि सेल्यूकस निकेटर ये मांग करता है कि हेलेना और जो चंद्रगुप्त है ना, उनसे जो पुत्र होगा ना वही अगला राजा बनेगा, पर हेलेना के पुत्र होता ही नहीं। ये मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था, मेरे याद आया तो मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद में ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इनके बहुत सारे उपनाम मिलते हैं। उपनाम भद्रवान, सिंहसेन, सीजीरियन सम्राट और भद्रसार भी मिलता है, और अमित्री केट्स भी मिलता है। तो ये इनके उपनाम थे भद्रमान, सिंहसेन, सीजीरियन सम्राट, भद्रसार व अमित्री केट्स। उसके बाद में इनके टाइम पे एक विद्रोह हुआ था, विद्रोह का नाम था तक्षशिला का विद्रोह। तक्षशिला का विद्रोह जिसको किसने दबाया, सुशीम व अशोक। सुशीम व अशोक इसके बेटे थे। अशोक, वही अशोक, महान राजा सम्राट अशोक और इसका बेटा था, है ना। और सुशीम उसका बड़ा भाई था। बड़ा भाई राजा नहीं बनता है, छोटा भाई राजा बन जाता है अशोक। और क्या मिलता है इसके बारे में, इनके टाइम पे, इनके समय पर एक दूत आता है, राजदूत आया, जिसका नाम क्या मिलता है, डाइमेकस। कई बार ऐसे सवाल पूछते थे कि भाई डाइमेकस किसके काल में आया, डाइमेकस नाम मिलता है उसका। और इसके बाद में था कि भाई ये एक सीजीरियन सम्राट थे, एक सीरिया के सम्राट थे, सीरिया सम्राट, जिनका नाम मिलता है एंट्री ऑक्स। उनसे इन्होंने ब्लूप्रिंट मांगा या फिर दार्शनिक दर्शन मांगा। किसका? उन्होंने मांगा था अंजीर व अंगूरी शराब का।
कि कैसे बनती है, क्या है, ये सब उन्होंने पूछा था, बट उन्होंने नहीं बताया था, उनको दार्शनिक नहीं मिला था। तो ये बात है। देखो, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य, इनके पिता का नाम, माता का नाम धुरधरा, 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक इनका राज चला। आजीविक संप्रदाय से ये संबंध रखते थे। इनके समय पर एक राजदूत आया था जिसका नाम था डाइमेकस, और इनके बेटे का नाम था सुशीम, जो कि बड़ा बेटा था। छोटे बेटे का नाम था अशोक, और इनके उपनाम मिलते हैं भद्रसार, सियासेन, सिजीरियन सम्राट, अमित्री कीर्त्स। और उसके बाद में इनका विद्रोह हुआ था इनके टाइम पे, जिसका नाम था तक्षशिला का विद्रोह। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला गांधार के अंदर है, गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला, वहां पे एक विद्रोह हुआ था। और विद्रोह को किसने दबाया? क्रमशः सुशीम व अशोक ने दबा दिया था। और उसके बाद में क्या है कि एक सीरिया के सम्राट थे जिनका नाम था एंट्रीऑक्स फर्स्ट, उनसे इन्होंने अंजीर व अंगूरी शराब का दार्शनिक मांगा, पर इनको दार्शनिक नहीं मिला था। तो आज मैंने तुम्हें पढ़ाया क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हाल ही में बहुत सारी बातें पढ़ी। उसके बाद में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार के बारे में बहुत ही सारी बातें पढ़ी। और ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें देखनी है, याद करनी है, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। और आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि तुम इतना याद कर लो, एक साथ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आगे होगा अशोक। अब अशोक का क्या है कि अशोक अगर मैंने आज चालू किया तो अशोक अकेला इतना है कि ना उसमें से 30 या 35 मिनट का लेक्चर सिर्फ अशोक का लगेगा। इसलिए आज जो हमने पढ़े हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे मौर्य साम्राज्य को। अशोक पढ़ाएंगे तो छोटा मोटा और है वो, बाद में हम नया वंश चालू करेंगे। तो आज जो मैंने तुम्हें पढ़ाया चंद्रगुप्त और बिंदुसार, उसको याद कर लेना अच्छे से, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।